गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज पर्यावरण दिवस पे हम सब फिर से इकट्ठे हैं। पर्यावरण दिवस भारत में आज मनाया जा रहा है। आज का दिन ही हमें जानकर खुशी होगी कि बाघ दिवस भी है, जिसे कि हम टाइगर डे कह रहे हैं। देखें तो भारत में बाघों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है और ये एक खुशी का सबब है। बंगाल में केवल जहां 8 बाघ रह गए थे, अब उनकी संख्या फिर से 50 है। 500 शेर हैं गिर फॉरेस्ट में आज। 4000 तस्कर हैं भारत में। राजाजी नेशनल पार्क इसके लिए मशहूर है। 3000 सिंगल हॉर्न राइनो हो गए हैं फिर से। काजीरंगा ईस्ट इंडिया में नियर ब्रह्मपुत्रा, ये हम देख सकते हैं जब भी हम उधर जाएं। प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट के लिए, उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट इज इंप्रूविंग इन इंडिया, दस द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। जानवरों की संख्या हमारे एनवायरमेंट में इंप्रूवमेंट के साथ साथ हो रही है। यदि मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूं, 21.54 से बढ़कर 21.67 हो चुका है। आप सबका ही प्रयास है। मैं जानूं, मैं कहूं कि भगवान क्या है? भूमि गगन वायु अनल नल, ये सब ही तो है भगवान। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, and he said that one impulse from the vernal wood will teach you more of man, of moral evil and of good, than all the sages. आज एनवायरमेंट दिवस पर हम सब नेचर को कंजर्व करेंगे। हम सब तरह से जो भी कर सकें हम करेंगे। आज फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश आर्या, जो कि इसके बारे में अपने व्यूज रखेंगे। डॉक्टर विजय कुमार जी सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से हम इन चीजों के बारे में और सजग रह सकते हैं। डॉक्टर रितेश आर्या, डॉक्टर विजय सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज बात करें एनवायरमेंट डे पे और बाघ दिवस पर कि हम क्या कर सकते हैं इस दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए। डॉक्टर रितेश आर्या, डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, आइए। जी थैंक यू सर। थैंक यू प्रोफेसर कृष्णकांत सर and Dr. Ritesh Arya. So very good evening. And today the world is celebrating the Conservation Day. And conservation means the conservation of natural resources, conservation of the earth resources, and everything that is made of from the minerals, from the earth's natural resources like water, like soil, like tree, like animals, and the products also. So today आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंजर्वेशन में क्या है कि टेक्नोलॉजी जो रैपिड स्पीड से जो बढ़ रही है, तो एवरीथिंग इज ऑब्सोल्यूटिंग डे बाय डे। एक चीज जो हमने साल भर पहले खरीदी थी, वो चीज आज ऑब्सोल्यूट हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो जाते हैं, वो हमारे लिए पुरानी पड़ जाती है। टेक्नोलॉजी आ गई, 4G आ गया, 5G आने वाला। हमारे पास मोबाइल्स हैं, अभी 4G, कल 5G आ जाएगा। तो यही मोबाइल हमारे लिए ऑब्सोल्यूटेड हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। बट इसको क्या हम फेंक दें? इसको कैसे कंजर्व करें? रैम कम है मोबाइल में, लैपटॉप में या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि ई वेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगी होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग बाहर से इंपोर्ट होते हैं। अभी आप देखिए इंडिया में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, प्रिंटर एंड एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द गैजेट्स इंपोर्ट होके आ रहे हैं। और अभी इंडिया में भी है, बट अभी कम्पिटिटिव नहीं है उतने। सॉफ्टवेयर्स भी है, तो सॉफ्टवेयर्स इसमें हर बार अपग्रेड हो जाता है। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अलग होती है।
तो हाउ टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैसे उसको अपडेटेड रखें, कैसे उनको रीयूज में लाएं, कैसे उसकी लाइफ को बचाएं कि वो सर्वाइव करे और किसी न किसी की यूज में आए। तो यही मैं ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरे पास एक छोटा सा पीपीटी है, हम वो पीपीटी आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे छोटा सा, वो आप थोड़ा सा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये today is the World Conservation Day, 28th July. Internationally, it is recognized as to increase awareness about the best practices to protect our natural resources. The earth is supplied a limited amount of properties that we all rely upon each day, like water, air, soil, and tree. So this is the main thing कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। नाउ आई एम कमिंग टू द माय पॉइंट, जो हमारा आज का जो टॉपिक हमने लिया है, ये मेरा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंजर्वेशन पर। तो इसमें जो हमारे घरों में मेनली हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल्स होते हैं और अदर कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक प्रिंटर हो गया, लाइक और भी जो डिवाइसेज है, कैलकुलेटर्स हो गए, और भी जो है हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें मेनली कैसे इसकी लाइफ को हम एक्सपैंड करें, तो इसका हमने कुछ छोटे से टिप्स रखे हैं। द फर्स्ट वन इज द सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वी कैन कीप अपडेटेड, वी कैन अपडेट आवर गैजेट्स और द printer or the monitor or the laptop mobiles by the latest software updates। तो जो अपडेट्स उसके लिए कॉम्पेटिबल है, सारे अपडेट्स कॉम्पेटिबल नहीं होते। जैसे विंडोज 10 हर कंप्यूटर में नहीं आता, 64 बिट सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में नहीं आता। तो बट जो कॉम्पेटिबल है, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ेगी, वो सॉफ्टवेयर अपडेट से उसको थोड़ा अपडेटेड रख सकते हैं, उसकी लाइफ को 1-2 साल और बढ़ा सकते हैं। बाय हार्डवेयर अपडेट्स, सपोज रैम कम है, रोम कम है, ये चीज़ें बढ़ सकती है। रैम 1 GB है, 2 GB हो सकती है, 2 GB है, 4 GB हो सकती है, एक्सपेंडेबल है। इस तरह से उसकी हम परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। यह लैपटॉप या डेस्कटॉप में बड़ी इजीली हो जाती है। जहाँ तक मोबाइल्स की बात है, मोबाइल्स में रोम बढ़ा सकते हैं आप। रोम क्या है, एक स्टोरेज स्पेस होती है। रैम मोबाइल्स में इनबिल्ट होता है, रैम को नहीं मोबाइल में कर सकते अपग्रेड, बट रोम को कर सकते हैं। और उसके बाद अभी क्या है कि फिर भी लोगों को महंगी चीज़ों को, लेटेस्ट चीज़ों का शौक होता है और हमारे लिए वो चीज़ परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, तो उसको वी कैन डोनेट टू पुअर एंड नीडी पीपल्स। अब अभी क्या है कि हमारे पास चीज़ें पुरानी होगी तो गरीब लोगों को या नीडी पीपल को डोनेट कर दें, वो बड़े खुश होंगे, एक जनरस वर्क होगा और उनको यूज कर पाएंगे जिसके लिए वो तरस रहे होते हैं। हम डोनेट कर दें, मोबाइल पुरानी हो गए, लैपटॉप पुराना हो गया, कंप्यूटर पुराना हो, स्कूल को डोनेट कर दें, गरीबों को डोनेट कर दें, क्योंकि उसको बेचने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिसाइकलिंग बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर थोड़े से प्लास्टिक होता है, थोड़ा सा मेटल्स होता है, बट वो मेटल इतना नहीं होता। उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं और ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इरिपेयरेबल होते हैं, रिपेयरिंग उतनी आसान नहीं होती है। तो अच्छा है कि उसकी लाइफ बढ़ेगी, कोई गरीब, कोई नीडी पीपल घर में 2-4 साल यूज करेगा। एंड रीयूजेबल पार्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट प्रोडक्ट। ऐसा क्या है कि जो पुराने प्रोडक्ट्स में भी कुछ पार्ट्स रीयूजेबल होते हैं, जैसे उसके रोम है, हार्ड डिस्क है, उसके रैम है और चीज़ें उसके अंदर हम रीयूज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। और क्या है कि बाय यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स एज रॉ मटेरियल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इन इंजीनियरिंग। अभी क्या है कि जो भी इनोवेशन होते हैं, आपने सुना होगा कि जो भी इनोवेशंस होते हैं, जो भी नए इन्वेंशंस होते हैं, वह एक वेस्ट प्रोडक्ट से ही उसमें मर्ज करके उसके अंदर इम्बेड करके
या उसको असेंबल करके बनते हैं। तो जो इंजीनियरिंग में ऐसे जो प्रोडक्ट्स को, फ्लूटेड प्रोडक्ट को उनको दे दें, वो असेंबल रिसेंबल करके उसकी टेस्टिंग करें, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करें, तो यह उसके लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल साबित होगा। ठीक है। और बाय यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स बाय लर्निंग हार्डवेयर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अभी क्या है कि सपोज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स, उनको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानना है, तो पुराने जो, चाहे खराब कंप्यूटर हो, चाहे खराब मोबाइल हो, चाहे कोई भी पुराने गैजेट्स हो, उनको हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए, उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब है। अगर न्यू प्रोडक्ट को देंगे तो इट विल कॉस्ट वेरी हाई और उसके अंदर फॉल्ट भी आने का डर है। तो पुराने प्रोडक्ट्स को फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, उनको दे सकते हैं। इससे इंजीनियरिंग सीखेंगे, उनकी जो है टेक्नोलॉजी सीखेंगे, ये कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हमारे पास था। और बाकी हम चलते हैं डॉक्टर रितेश आर्या, जो इसके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं और हम लोग को एक मोटिवेशनल इसके लेक्चर देंगे। सो वेलकम डॉक्टर रितेश आर्या सर। तो थैंक यू। आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सिन्हा साहब, हाँ हाँ, सिन्हा साहब, मेरे ख्याल से ना वो पीछे से आवाजें बच्चों की भी बहुत आ रही है और आपकी बीच में कट भी रही थी। हेलो, हेलो, क्या हो रहा है ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही करूं है। मैं फिर? ये वाला पार्ट। नमस्कार। आज हम वर्ल्ड कंजर्वेशन डे के लिए मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्यों कंजर्वेशन की बात आज की जा रही है? अब आप देखिए, हमारे पास लैंड बहुत लिमिटेड है। लैंड है हमारे पास, पर लैंड जो यूजेबल है हमारे लिए बहुत लिमिटेड है। अगर हम एक पिक्चर के जरिए देखें तो यहाँ से एक पानी की स्ट्रीम आ रही है और यहाँ पे भी हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर ये लैंड है, इसको हम यूज कर रहे हैं, बस इतना सा, इतनी सी है ये। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन लिमिटेड है सब कुछ। इस चीज को हमारे को समझने की आवश्यकता है कंजर्वेशन की। अब लैंड ही लिमिटेड है, पानी भी हमारे पास लिमिटेड है। ये देखिए, पानी है, नदियां हैं ये, लेकिन पूरी की पूरी सिल्ट से भरी हुई हैं। अब यही नदियां हैं, अलग अलग सीजन में देखिए, यहाँ पे पानी पीने के लिए है। यहाँ पे ये वाली नदी, यही वाली सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी का जॉइंट था जांस्कर का, और सिंधु नदी का जॉइंट है। यहाँ पे ये मिट्टी हो जाती है सारी, और यहाँ पे फिर नीली है, और फिर थोड़े टाइम के बाद ये वाला पानी पीने लायक तो रह जाता है और यहाँ पे सिल्ट आ जाती है। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो हमारे पास लैंड बहुत है, ऐसा लगता है हमारे को, वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं लगता है हमारे को, पर जो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं वो फ्रेश वाटर के बहुत लिमिटेड है। अब लैंड, ये देखिए, पूरे का पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन इतने में पूरे साल में सिर्फ एक बार फसल होती है, और दूसरी बार यहाँ पे अगर फसल होगी तो ये सिनेरियो है, और ये है, ये जब फसल नहीं होती। तो एकदम सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, उसको हमारे उसी तरह से सोचना चाहिए। पुराने जमाने में जब हमारी सभ्यता, पुरानी सभ्यता थी, तो हम पानी को भी माँ मांगते थे, धरती माता को, धरती को भी माँ मानते थे, और तब कभी भी हम इनको गंदा नहीं करते थे, क्योंकि ये हमारी माँ थी। तो पानी को भी हम बचाते थे, पानी को भी साफ रखते थे पुराने जमाने में। और ये यमुना का दृश्य है, 1947 से पहले की दृश्य है। तो ये पानी कहीं से भी आप पी सकते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि हमने अपनी यमुना को ही गंदा कर दिया इतना। और ये परिभाषा देखिए, अगर आप
पानी को, गंगा सरस्वती को माँ बोलेंगे नहीं होएगा, गंगा को माँ बोलेंगे, हम पोल्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे हमने इसको पानी वाटर बोलना शुरू कर दिया और रिवर्स बोलना शुरू कर दिया, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जब हमने इसको माँ, इसके साथ जो जीवन जुड़ा हुआ था इसके साथ, वो छोड़ दिया, तो हमने सारे के सारे ये अपने रिसोर्सेज को भी गंदा करना शुरू कर दिया। तो जो भी हमारे पानी के रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे ब्लैक रिसोर्सेज हो गए, ब्लू वाटर्स ब्लैक बन गए। और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अंग्रेज लेके आए, और कोई अभी भी कोई स्ट्रिक्ट लॉज ना होके हमने सारी की सारी अपनी नदियों को, जो हमारी माएँ थी, उनको इतना पोल्यूट कर दिया कि आज हम उन उसका पानी देखना ही नहीं चाहते हैं, इतना गंदा हो चुका है, पीने की तो बात दूर है। तो दिल्ली में ये हाल है हमारी यमुना का। और सिवरेज प्लान नहीं है हमारे पास, सारा का सारा हम नदियों को, अपनी माओ को, जिनको माँ मानते थे, उन सब में हम अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट तो डालते थे वो, लेकिन अब सीवरेज का भी वेस्ट हमने डालना शुरू कर दिया है। और इतनी दयनीय स्थिति बना दी है वाटर्स की कि ये काला पानी बन चुके हैं सारे जितने भी हमारे ब्लू वाटर्स थे, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। और अब हम और फिर पानी के, साफ पानी की हम कहीं और की तलाश करते हैं, ये भी दिल्ली का भी और बहुत सारी जगहों का यही हाल है कि अपने पानी गंदे कर दो और सब बाकी सारे दूर दूर से पानी लाओ और दूसरों को परेशान करो। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ये बड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। और हम कभी भी इसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति को, नहीं सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और सस्टेनेबिलिटी, जो लोकल रिसोर्सेज हैं जहां से आप ट्रांसपोर्ट करें, उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये सारा का सारा है। तो ये पानी के रिसोर्सेज हमारे बहुत अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम हिमालयस की बात करें तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो हिमालयस में खत्म हो रहे हैं। ये खारदुंगला ग्लेशियर है और ये चुशूल के पास आगे का ग्लेशियर है। कितना कितना बस ये रह गया खारदुंगला। जिस दिन ये खत्म हो गया सारे डे में पानी के वो पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। तो ये हमारे को देखने की बात है। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। लोग, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालयस में, वो पिघल चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। और ये मच बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये प्रोसेस शुरू हो गया था। अब ये ऑलमोस्ट, अच्छा ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पे भी देखिए आप। ये कैलिफोर्निया 2011 में ये पूरी की पूरी झील थी, ये डैम था, और यहाँ पे अब ये सारा सूख गया है। और ये देखिए, ये भी वही सिनेरियो है। और यहाँ पे ये सारे के सारे वाटर रिसोर्सेस पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स पिघलने के कारण क्या हो रहा है, खत्म होने के कारण ये सारे के सारी समस्याएं पानी की आने वाली हैं आगे। तो हमें बहुत जरूरत है कंजर्व करने की, लैंड रिसोर्सेज को बहुत जरूरत है, फर्टाइल लैंड को बहुत जरूरत है कंजर्व करने की, और पानी का भी बहुत जरूरत है। अब अगर बाई चांस अगर पानी का मात्रा कम हो जाती है तो फिर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में इम्पैक्ट होता है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स डेंजर में आ जाएंगे। और फिर हमारे को अगर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स डेंजर में आ जाएंगे तो सोचिए आप कितने इन्वेस्टमेंट्स हमारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में है। जब पानी नहीं रहेगा तो इनका क्या होगा? फिर हम सोलर की बात करते हैं तो सोलर पैनल्स की भी लाइफ होती है, 15 से 20 साल तक लाइफ होती है, उससे पहले भी कई बार खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक ई वेस्ट हो जाता है, ये भी एक एनर्जी वेस्ट है। जब इनके पैनल इतने सारे बन बन के तैयार हो जाते हैं, एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे को सोचना है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं। तो वो भी एक विषय है। सोलर एनर्जी, सोलर यूनिवर्सिटीज बन जाए जहाँ पे ये सारी बातें हो तो बहुत अच्छी एक विषय हो जाएगा। और विंड एनर्जी हो, इसी तरह से हम सब इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये देख रहे हैं हम, ये पुका जियोथर्मल फील्ड है लद्दाख में। तो गर्म पानी आ रहा है और इसको हम जियोथर्मल को यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सारे चांगथांग एरिया के लिए, और एक सक्षम एनर्जी के रिसोर्स वहां पे पैदा कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज है ये एनर्जी के रिसोर्सेज के मामले में। और स्पेशली जब हम जियोथर्मल की बात करें तो इससे हम लद्दाख जैसी जगह में ही नहीं, पर चंडीगढ़ जैसी, दिल्ली जैसी जगहों में भी इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपनी बिजली के खपत 40%, जैसे अगर अभी मेरा बिल 1000 रुपये आ रहा है तो मैं 400 रुपया कम कर सकता हूँ, 600 रुपये तक हम बिजली की वो ला सकते हैं। ये भी एक जियोथर्मल का एप्लीकेशन हो सकती है। कल के दिन ही अब्दुल कलाम जी का श्रद्धांजलि मनाई थी हमने, और उसी दिन ये न्यूज भी आई कि सियाचिन सेक्टर में सिविलियंस के लिए ये सेक्टर खोल दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है बॉर्डर टूरिज्म के लिए। तो अब क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले ले यहाँ पे है, तो ले से हम पहले क्या होता था, यहाँ पे सासोमा तक जा सकते थे, ये सासोमा का पॉइंट है। इससे आगे ये गांव बेचारे वंचित रह जाते थे टूरिज्म के इम्पैक्ट से। और ये वार्शी और ये सारे के सारे अब क्या होएगा
कि ये पूरे के पूरे जितने भी गांव हैं और यहाँ तक हमारा ये हो जाएगा। तो जब आपके टूरिस्ट वहां पे पहुंचने शुरू हो जाते हैं तो बॉर्डर्स अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। और ऐसी चीज आपकी मैं चाहूंगा कि वो गलवान में शुरू करें। अभी मैं अगली वाले थोड़े बाद में मैं दिखाऊंगा कि कैसे यही वाले सेक्टर को थोड़ा सा हम करके वहां पे गलवान में भी कर सकते हैं। और जहाँ पे एक बार टूरिस्ट पहुंच गया, जहाँ पे आपने सेल्फीज ले ली, तो वहां से सारा का सारा आपका बॉर्डर भी प्रोटेक्ट हो जाता है, टूरिज्म भी प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन अब इसके साथ चैलेंजेस क्या है टूरिस्ट के, अगर बढ़ जाता है वहां पे तो क्या चैलेंजेस आते हैं। तो वहां पे सारी इकोनॉमी जो थी अभी थोड़े साल पहले जब तक आज का नहीं हुआ था, तो सारी फॉसिल फ्यूल पे चलती थी और वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर काफी कॉस्टली पे रहता था और काफी सब्सिडाइज वहां पे मिलता था। जब आपके टूरिस्ट बढ़ जाते हैं तो फिर वो वेस्ट, ये देखिए पूरे का पूरा पहाड़ है एक वेस्ट का। जैसे आप दिल्ली के सामने देखते हो वैसे लद्दाख में भी, लेह में भी जब जाते हो तो उसकी पहाड़ी पे एक वेस्ट है। और 2010 में जब लेह के फ्लड आए थे तो ये सारा का सारा कचरा हॉस्पिटल्स में, और इतना ज्यादा इसने हैवॉक क्रिएट कर दिया था। तो ये वैसे तो जब जब ये कचरा है तब भी प्रॉब्लम है, और जब ये कट आ जाते हैं तो उसके लिए और ज्यादा डिवास्टेशन। ये जो सियाचिन का जो सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खोल दिया गया है। मेरा भी सियाचिन से बहुत प्यारा अनुभव था। ये मेजर भूपोराय हैं, इंजीनियर्स के थे, 4 इंजीनियर्स के, और 2000 में हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैंने इनसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं सियाचिन में जाना चाहता हूँ। उस टाइम मैं डीआरडीओ के लिए काम कर रहा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जो उनका विजन था कि हम इनको पूरी फूड यहाँ पे सप्लाई करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे, तो अपैरल में काम कर रहे थे। तब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने जाहिर की थी, जब मैंने इसे जाहिर की कि मैं वो बनना चाहता हूँ, सियाचिन जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा यार वहां पे तो सिविलियंस को अलाउड नहीं है, या तो तुम्हें डिफेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा या तो तुम्हें आर्मी में आना पड़ेगा। मैंने कहा आर्मी में तो मैं 3 बार ट्राई किया पर पॉसिबल नहीं था। और फिर मेरा इनका क्या हुआ, अचानक वहां पे पानी की समस्या कारगिल की लड़ाई के बाद बहुत बढ़ गई, और इन्होंने फिर कहा कि ये तुम यहाँ पे पानी निकाल सकते हो। और इस तरह से मेरा ये ग्राउंड वाटर वॉज माई टिकट टू सियाचिन, और मैं वहां पे पहुंच गया। और ये पीछे सियाचिन देख रहे हैं, और यहाँ पे सारा जब मैं पहुंचा तो ये सारा ये फ्रीज हो जाता है पानी। और ऐसे ये देख रहे हैं कि कैसे ये बर्फ की सीढ़ियां लेके पानी को इकट्ठा करते थे पहले सीढ़ियों को, और फिर पिघलाते थे और फिर पानी पीते थे। तो मेरे को उस टाइम मैंने सोच लिया था कि ये आज के बाद ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और हमने वहाँ पे ग्राउंड वाटर डेवलप किया 2000 में, और आज तक वो पानी वहाँ से 24 घंटे 365 दिन पी रहे हैं। तो ये एक सियाचिन के साथ मेरा रिलेशनशिप था। और 2003 में ये खबर छपी थी कि हमने पूरा उनको पानी मुहैया करा दिया। और फिर 2007 में ये इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की थी उसके ऊपर, और हमारा नाम उसमें आ गया था, गिनीज में भी आया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी 2011 में मेरे को फिर एक बार फिर मौका मिला सियाचिन में जाने का। और उस टाइम ये था मेरे दिमाग में कि हमें वहां पे गर्म पानी निकालना है। तो जब हम पहले इन्वेस्टिगेशन किया था तो मेरे को ऐसा लगा था कि हम वहां पे गर्म पानी निकाल सकते हैं, लेकिन आज तक वहां पे किसी ने गर्म पानी के बारे में सोचा भी नहीं था। और ये हमारे को 2011 में ये प्रोजेक्ट मिला था स्पेशली सियाचिन के लिए करने के लिए। तो हमने वो हॉट वाटर, ये टाइटल था इसमें, हाइड्रोजोलॉजिस्ट स्टाफ हॉट वाटर सोर्स एट बेस कैंप सियाचिन, 3500 मीटर की एलिवेशन पे। तो ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था, पर इतना ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे ड्रिलिंग की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। और अगर इसको डीप हम और थोड़ा सा ले जाएं और अच्छी सी तरह से डेवलप करें तो हमारे को इसमें अच्छा गर्म पानी मिल सकता है फ्यूचर के लिए। और यहाँ की सारी की गर्म पानी की समस्या भी और हीटिंग की समस्या भी काफी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। और उस टाइम इंडिया टुडे में इन्होंने स्टेटमेंट मेरी ली थी, तो उन्होंने बात की थी कि तुम क्या चाहते हो, कैसा देखना चाहते हो सियाचिन को। तो मैंने ये एक बात की थी, मेरी जो ड्रीम है, व्हाट आई रियली ड्रीम वाज कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, और पूरा टूरिस्ट वहां पे आए और वो टूरिस्ट के लिए पिकनिक स्पॉट बन जाए, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन जगह है। क्योंकि सियाचिन का मतलब ही अबंडेंस ऑफ वाइल्ड रोजेज होता है, और वो वैसे ही रहना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है बॉर्डर टूरिज्म की। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इसको सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्र में बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट किया है। इससे बॉर्डर विलेजेस को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी रोजगारी बढ़ेगी। और जो नोमैड्स हैं वहाँ पे उनको भी, जो टूरिस्ट वहाँ पे आते थे लेकिन कभी भी उनका वो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते थे उसकी इनकम का, तो उनको भी रिमोट से रिमोट विलेजेस में जाके ये टूरिज्म
का बेनिफिट मिल सकता है। ये एक बहुत सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी की। कितने उन्होंने गलवान वैली के लिए जब लद्दाख में जाके किया था तो उन्होंने ये महसूस किया होगा। और ये बहुत, पर इसके कारण वो टूरिज्म जब बढ़ेगा वहां पे, जब आपने इतने ओपन कर दिया तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी, एनर्जी की। तो वहां पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बन गए हैं। ये निम्बो बास्को प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट 45 मेगावाट का, पर सर्दियों में इसकी 11 मेगावाट की कैपेसिटी रह जाती है। तो एनर्जी का भी हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा फॉसिल फ्यूल करेंगे तो वहां पे फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो जाएगा और पोल्यूशन लेवल भी बहुत हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सारा हमारे को चंडीगढ़ से ही करना है, अम्बाला से करना है, और वो एक समस्या है। उसको कैसे कैटर करना है वो भी एक देखने वाली बात है। फिर अभी तक तो जो था वो सारा आर्मी का वेस्ट होता था, सॉलिड वेस्ट। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, एक आर्मी की पोस्ट है, ये काफी मतलब पेंगोंग पे ली गई थी जब हम वहाँ पे कार्य कर रहे थे। तो जहाँ पे अभी पेंगोंग का वो पोर्शन है जहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, उससे वही वो 8 फिंगर्स और 4 फिंगर्स की बात हो रही है, तो वहां पे चढ़ के मैंने लिया था। तो ये देख रहे हैं आप कि ये सारा का सारा ये सॉलिड वेस्ट हो जाता है, जो टिन्स और ये कैन से खाते हैं, उसके कारण ये वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता। खा तो लेते हैं लेकिन ये ऐसे कैसे डंप्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक ये वेस्ट की भी एक बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम है कि, क्योंकि यहाँ से जितना कॉस्टिंग, अगर हम बात करें कि यहाँ से ले जाने की कॉस्टिंग आती है वहाँ पे, उतना ही वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट आएगी ले जाने की। तो जब आपके टूरिस्ट बढ़ जाएंगे तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम वो भी आएगी, वो भी हमारे को सोच के करना है, क्योंकि कंजर्व कैसे करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये आज का बहुत अहम विषय है। और ये भी अगर हम सोच के करें, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरह करें, और जो भी यहाँ से टूरिस्ट जाए नीचे से, वो ये सोच के जाए कि अगर मैं प्लास्टिक की बोतल जहां तक लेके जा रहा हूँ उसी को मैं रीयूज करके ऐसे ऐसे फिल्टर पॉइंट्स बन जाए, ताकि हम इसको कम से कम यूज करें प्लास्टिक की बोतल्स को, और उनको ही रीयूज कर करके भर भर के, ताकि वो हमारा फुटप्रिंट्स प्लास्टिक का कम हो। और ये कचरा, ये समस्या नहीं होती है अगर हम इसको सेग्रीगेट कर दें इनिशियली, तो ये कचरा नहीं रहता और ये अच्छा डिस्पोज हो सकता है। लेकिन हम इकट्ठा ही कर देते हैं तो वो एक समस्या बन जाती है। क्योंकि एक हमारी स्कूल ऑफ थॉट थी, प्रोफेसर ग्रॉफ थे मेरे साथ, मैं काम करता था जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जेनीवा में, यूनाइटेड नेशंस में। तो वो उनका एक मानना था जब हम उनके साथ कि कोई चीज वेस्ट वेस्ट नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच जिसको हम वेस्ट बोल सकते। जो वेस्ट मेरे लिए वो किसी और के लिए यूजेबल है। और ये हमारे जो कूड़ा कबाड़ उठाते हैं इन्होंने दिखा दिया। पर जो चीज हम इकट्ठा कर देते हैं वही सारी प्रॉब्लम है। तो सेग्रीगेशन एक बहुत इशू है, ये लद्दाख के लिए बहुत इशू है, चंडीगढ़ के लिए बहुत इशू है, दिल्ली के लिए बहुत इशू है। अगर हम सेग्रीगेशन में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं तो हमारा कोई चीज वेस्ट नहीं रहेगा, उस सारा का सारा हम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हैं। जैसे मैंने बोला था अभी, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री जी ने ये ले से लेके सियाचिन तक का टूर बनाया। तो ले से सियाचिन तक का टूर मैं बताता हूँ क्या है। वो ये है, ये देख रहे हैं आप, ये ले का यहाँ से, और यहाँ से ये सियाचिन चला जाता है। अब यहीं से एक रास्ता निकलता है सीधा गलवान वैली के लिए। तो हमारे को क्या करना है, बंदा यहाँ से गया सियाचिन, और ये सियाचिन से गलवान, और गलवान से डीबीओ और जाना है, और वापस होके ये गलवान पहुंच के, और ये अपना श्योक नदी के साथ साथ ये दुर्बुक से होके वापस दुर्बुक आया। यहाँ पे ये पेंगोंग में पेंगोंग झील है, और पेंगोंग की भी दोनों साइडों झीलों को खोल देना चाहिए। अभी एक ही साइड खोली है, तो अगर ये खोल दें तो फिर क्या है, और फिर ये आ जाए तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और फिर जो चाइना, जहाँ पे ये सारे का सारा अभी एरिया ये वाला ऐसा है कि जहाँ पे हमारे पास कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है। अगर ये वाला एरिया में हम ये टूरिस्ट का सर्कल कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा, और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना चाहिए जो कंजर्व करे एनवायरनमेंट को, पोल्यूट ना करे एनवायरनमेंट को। तो ये बहुत, आज हम दोनों को कंबाइन करके ये बात करना चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और एक कंजर्वेशन के साथ टूरिज्म, प्रिजर्वेशन के साथ टूरिज्म। और ये एक बहुत महत्व वाली बात है जो हम प्रधानमंत्री जी के विजन को, अगर ये पूरा का पूरा सर्किट अगर ये कंप्लीट कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये पेंगोंग की बात की थी, वहीं से फिर दुर्बुक से ये पेंगोंग की तरफ आ जाएंगे। अभी तक सिर्फ एक्सेस यहाँ तक है टूरिस्ट को, यहाँ तक ये लुकुंगे पॉइंट, ये थाकुंगे। तो इस एक्सेस में सारा वो है, और यहीं पे वो 3 इडियट्स की शूटिंग यहीं पे हुई थी। अगर ये वाला एक्सेस भी हम खोल दें, ये 8 फिंगर्स है, तो 8 फिंगर्स में अगर हम 4 फिंगर्स अपनी तक यहाँ तक अगर हम इसको ले लें, तो क्या है कि परमानेंट एक मार्कर बन जाता है। बंदा यहाँ पे भी घूम के आएगा, यहाँ पे भी घूम के आएगा, तो अभी जो यहाँ के गांव है उनको भी रोजगार मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और वहां पे भी सारे के सारे हम ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो और फिर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग इससे थोड़ा सा ऊपर है। ये 3
पॉइंट्स हैं जो अभी हॉट हैं, लेकिन चाइना के साथ, लेकिन इन तीनों को हम टूरिस्ट के जरिए बहुत बेहतरीन, ये मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री जी का, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो उन्होंने टूरिज्म कर दिया, और उसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करके कंजर्व करके करें, तो ये हमारे सिटीजन के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो ये देखिए, बॉर्डर टूरिज्म को इंक्रीज करना है। ये वाला एरिया, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वाला एरिया पेंगोंग का ये फेमस है। करीना स्कूटी भी यहाँ पे इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, और ये 3 इडियट्स के बेंचेस भी लगा दिए। तो ये, और ये वाला जो दूसरी साइड है, इसको भी हमारे को टूरिज्म के लिए ओपन करने देना चाहिए। आज तक नहीं था ये ओपन, लेकिन अब ये मार्शल किला वाली साइड भी ओपन करनी चाहिए। फिर दूसरी चीज है, ये देख रहे हैं हम, कारगिल वॉर मेमोरियल तो ओपन है टूरिस्ट के लिए। जब द्रास से बंदा कोई भी श्रीनगर से आता है तो द्रास में रुक के वो कारगिल के शहीदों को नतमस्तक कर देता है। लेकिन पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको रेजिंगला में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, जिन जो 1962 में, और जो चुशूल मेमोरियल बना है, ऐसी नहीं है। तो ऐसा एक सर्किट, जब वो पेंगोंग आ गया, तो पेंगोंग से ये चुशूल को रास्ता निकलता है, तो उस वॉर मेमोरियल को भी करेंगे। और ये गलवान, अभी हमारा वॉर मेमोरियल एक गलवान वैली में भी बनेगा, तो वहां पे भी हमारे को ये शहादत के लिए जितने भी हमारे टूरिस्ट जाते हैं, तो वो भी जाके यहाँ पे शहादत दें और इनको शूरवीरों को ऑनर करें। ये भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होएगा। और इसके साथ साथ बहुत, तो ये देख रहे हैं कि एक लद्दाख में, मैंने जब 2013 में एक उगा में हम एक्सपीडिशन कर रहे थे, तो बिल्कुल एक इस तरह के लाइफ वो नोमैड जीते हैं बेचारे। ये देख रहे हैं हम कि बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ी हुई लाइफ है। ज्यादा इनके पास नहीं है, ये इनके बेसिकली पत्थरों के घर हैं, इसके ऊपर वो थोड़ी सी, ये देख रहे हैं आप, जैसे ये छत लगा देते हैं, तो इनके पास ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन एक ये भी एक चीज है कि हम मिनिमम रिसोर्सेज में भी अच्छी तरह से जी सकते हैं, और ये नोमैड्स हमारे जी के दिखाते हैं। इनको भी थोड़ी सी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, पर इस तरह से नहीं करें ताकि वो और ज्यादा इनका कंज्यूमरिज्म बढ़ जाए, और ये नोमैडिक लाइफ काफी हद तक ये छोड़ भी रहे हैं काफी। पर इनको कैसे बचाएं, संरक्षण करें, और इनसे कैसे सीखें कि मिनिमम रिसोर्सेज में हम कैसे अच्छी तरह से जी सकते हैं। अब ये देखिए, ये बेटिया है, और ये इसने पानी के लिए एक ये बोतलें रखी हुई हैं, और कैसे ये मतलब छोटी छोटी चीजें हम कैसे कंज्यूमरिज्म की तरफ ना जाके एक कंजर्वेशन की तरफ से जाएं, और सारे के सारे हम रिसोर्सेज को दोबारा से रीयूज करें, और रीअप्लाई करें अपनी जिंदगी में। तो एक वर्ल्ड कंजर्वेशन डे को हम रिस्पॉन्सिबली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और वर्ल्ड कंजर्वेशन डे के लिए एक प्लेज लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में भी रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, और वेस्ट की सेग्रीगेशन करेंगे, ताकि हम सब चीजों को, जो वेस्ट है वो कोई भी चीज ऐसी वेस्ट नहीं है, और हम एक अच्छा देश और अच्छा भविष्य अपने फ्यूचर जनरेशन को छोड़ के जाएं। धन्यवाद। जय भारत। Thanks a lot, Dr. Arya, and thanks a lot, Dr. Vijay Kumar Sinha, for the wonderful talk today. And we hope that people would certainly move forward in the direction of conserving the environment in every possible way they can. हर एक पौधा लगाए, हर एक पौधा लगाए, यही हमारा मिशन, यही आज से हमारी इच्छा, यही हमारा दृढ़ निश्चय। भारत माता की जय। आप सबसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। नमस्कार। Thank you.